आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के कुछ मॉडल पेपर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको लेकर आज आए हुए हैं। इसमें आप लोगों के कुल 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 10 नंबर आपके हिस्ट्री का यानी 5 नंबर भारतीय इतिहास तथा 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 5 नंबर जियोग्राफी, ठीक, और 5 नंबर इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं हमारी तैयारी कैसी है और उसके आधार पे कुछ प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे आइए ध्यान देते हैं। क्या है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम आपकी मुद्रा क्या है, रुपया है। तो सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का, क्या सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया यानी चलाया, ठीक है। रुपया किसने चलाया, तो इसमें 4 विकल्प हैं। सभी क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं और इस सभी विकल्प में से आप लोगों को सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। शेरशाह का शासनकाल जो था वह भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण काल था। मतलब अगर किसी ने रुपया चलाया तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था और शुद्ध सोना और चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, यानी कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से महमूद गजनवी का एक दरबारी इतिहासकार होगा। अब आपको उसके बारे में या उसके नाम के कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइए कि कौन है। हसन निजामी हैं कि उतबी हैं कि फिरदौस हैं कि चंदवरदाई हैं। चंदवरदाई जो हैं ये रचनाकार भी हैं, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उतबी। क्या, उतबी, उतबी ऐसे उतबी, ठीक है, ऐसे उतबी। तो दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में जो शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबर्नी और उतबी आदि विद्वान थे। कौन कौन थे, फिरदौसी, अलबर्नी, उतबी, ठीक। ये उतबी आदि विद्वान थे। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। दरबारी इतिहासकार यही था। अब आप लोग इसमें फिरदौसी और उतबी में कन्फ्यूजन ना होइए, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो समझ में नहीं आ रही वो भी बताएं। अगली बार से हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे और आपको हर सब्जेक्ट वाइज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देते रहेंगे, करवाते रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आप लोगों की तैयारी समझ में आए, ठीक है। मॉडल पेपर ये सॉल्व कराएंगे जल्दी ही, ठीक। तो आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का प्राचीन, क्या, प्राचीन पत्तन ऐसा रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिए। थोड़ा पीडीएफ बनाने में एरर हो जाती है। तो क्या है, प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पे स्थित है, ठीक। क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पे स्थित है। तो आइए देखते हैं उत्तर क्या है हम लोगों का। ताम्रपर्णी ऑप्शन 1, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी पेरियारी और ऑप्शन नंबर डी बैगई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कावेरी। कावेरी के तट पर पत्तन फुहार स्थित है, ठीक। इसके बारे में कुछ अगर और जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि प्रारंभ में जो चोल शासक कार्यकाल के कावेरी तट पर फुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनाकर सुरक्षित किया था, उसने इस कार्य में सिंहलंका के युद्ध बंदियों को लगाया था और इसी की पहली शताब्दी के तमिल साहित्य में फुहार का एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में वर्णन मिलता है, ठीक है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी।
मतलब 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। मतलब किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञातुक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता क्या नाम था? त्रिशला। ठीक, तो इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये 30 वर्ष की आयु में जो थे घर को त्याग दिए थे और 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जम्बिक ग्राम के निकट, ठीक है, कहाँ? निकट। अब हम नदी का नाम नहीं बताएंगे, नदी का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों क्या होगा? सही आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की मतलब निर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म में आप लोग पढ़ते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं। तो किसके नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि रख का टीला, किसका? रख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन, देखिए यहाँ थोड़ा इरर है, इसका मतलब ऐसे नवपाषाण काल या कालीन, जो भी आप कह सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये जो सा है दोनों एक में है। ठीक है, बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। कौन संबंधित है? ऑप्शन ए बुधियाल, ऑप्शन नंबर डी संघन कल्लू, ऑप्शन सी कोल्डी हवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संघन कल्लू। संघन कल्लू के बारे में अगर कुछ जानते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, जो संघन कल्लू है कर्नाटक में मैसूर के पास बेलाली जनपद में स्थित संघन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से जो है कि राख का टीला मिला था। क्या मिला था? राख का टीला। और इसके बारे में एक और विचारधारा है। क्या है? विद्वानों का कहना है कि यहाँ जानवरों का जो गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बना हुआ है। जो भी हो, कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम मतलब क्रियाकलाप या कानून कह सकते हैं, कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में, मतलब फर्स्ट बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। आप लोग पॉलिटी में, निर्वाचन आयोग में यह सब पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं इसकी सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? अभी एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, वो हम आपको दिखा दें। हाँ, आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, जो भी कह सकते हैं आप, 1919। आप लोग यह एक बार अब यहाँ देख लीजिए कि 1919 अगर दिख गया तो आप लोग यह जानिए कि 1919 में एक कांड और हुआ था। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, आया भी क्वेश्चन यह है। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं अपने क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, 1892 के तहत भारत में प्रथम बार, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें संवैधानिक मांग 1885 में स्थापना हुई थी। किसकी? संवैधानिक सुधारों की मांग की। और 1892 में क्या हुआ था कि भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का, जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, आप लोग, हमने बताया कि आप लोगों को 5 नंबर भारतीय इतिहास और 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए देखते हैं गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था।
मतलब उनकी क्या उद्देश्य थी कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार को सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, या भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग। स्वराज मतलब स्व मतलब अपना, राज मतलब राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर आइए देखते हैं कि जो नमक सत्याग्रह का मेन कारण तो यही था, क्या था कि जो नमक सत्याग्रह है उसका कानून को क्या किया जाए, निरस्त किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि गांधी जी द्वारा प्रारंभ में नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य भी यही था कि ब्रिटिश सरकार जो है के द्वारा नमक पर लगाए गए जो कर लगाए थे, वो लोग कर मतलब टैक्स। तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ, कितने सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा करी। ठीक है, 240 किमी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाया और उसका उल्लंघन भी किया था। यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की थी। आप लोगों को पता होगा कि यह जो आंदोलन हुए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे नमक सत्याग्रह हुआ, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राले टेक्ट, जितने भी है, पूना पैक्ट, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन सब के बारे में विशेषता अध्ययन करनी चाहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। यानी कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इसका आइए देखते हैं क्या है। इसका आंसर है 1905 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में और 1905 ईस्वी में। बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, फटाक से। चलिए तो चलते हैं क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1905 में सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कैसे हुई थी या क्या हुई थी या इसके बारे में भी जान लीजिए कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा गया था, इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है या कहा गया था। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकी कर स्वराज्य प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन हुआ था और इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह हम लोग हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और आप लोग भी अपना तैयारी को आजमाइए और कहीं भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी हम सभी सब्जेक्ट के जो है कि सिलेबस ख़त्म करने वाले, अभी तो करेक्ट 1 महीने पेपर बचे हुए हैं। तो क्या है हमारा जो क्वेश्चन है 9वां, तो 9वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से और उसका सही आंसर भी हम लोगों को क्या करना है, देना है। तो 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस कांग्रेस, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ जो की केवल दिखाई दे रहा है वहाँ आप लोग ऐसे कर लीजिए कि किस, क्वेश्चन बनना चाहिए ना, किस से कोई तात्पर्य ही नहीं निकल रहा था। तो क्या होगा किस, यहाँ पहले क्या कर लीजिए, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। ठीक, यह हमारा सही क्वेश्चन है। थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, पीडीएफ हमारे जो ऑपरेटर महोदय हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि पीडीएफ का थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है हमारा आंसर। तो इसका क्या है, सही आंसर क्या होगा, डी, बनारस। जो कांग्रेस था वो बनारस कांग्रेस अधिनियम ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। क्यों किया था इसके बारे में नहीं जानेंगे आप लोग। देखिए 1905 में जो हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जो महात्मा गांधी के गुरु थे और जिन्ना के भी गुरु थे। आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन्ना के गुरु और गांधी जी के गुरु ने स्वदेशियों बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। एक घटना और हुई थी कि 7 अगस्त जो 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसमें क्या किया गया था कि वैदेशिक वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से जानिए। ठीक, तो निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था, गंगाधर राव। पहली क्वेश्चन आप लोग जानिए, लक्ष्मीबाई के पिता क्या नाम था, यानी कि झांसी नरेश गंगाधर राव।
ठीक, की मृत्यु, जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके दंतक, उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र तो कोई संतान तो हुई थी नहीं थी, कोई एक पुत्र को गोद लिए थे, उसको उत्तराधिकारी बनाई, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, कहा कि यह आपका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो उसके बाद ऐसा कौन सा शासक काल है या कौन सा अंग्रेज है जिसने उनके उत्तराधिकारी को वंचित किया था, बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, यही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जानिए कि वहाँ का उस समय गवर्नर कौन था। जैसे हमारे देहात वहात में कहते हैं कि बड़का गवर्नर हो गया, मतलब उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन भी है। ठीक, तो इस उस समय जो कि लॉर्ड कौन था, कैनिंग या लॉर्ड विलियम वाइटिंग या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली। तो आप लोग अधिकतर नाम सुने होंगे कि लॉर्ड डलहौजी जो था बड़ा ही खतरनाक था। क्या था, बड़ा ही खतरनाक था ये। इसी ने जितने भी राजा थे, अगर उनके संतान नहीं होते थे या तो राज्यों पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में किया करता था। ये जो लॉर्ड डलहौजी है 1848 से 56 भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति अपनाया था। हड़प नीति मतलब किसी की सामान या वस्तु को अपना बना लेना। और इसी नीति के तहत भारतीय राजाओं को यह क्या करता था कि उनके पुत्र न होने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था। मतलब यह भी नहीं किया करता था, कहता था कि अगर आप किसी के पुत्र को गोद में लेते हैं, उसको अपना संतान मानते हैं, तो यह संभव नहीं होगा, तो अधिकार नहीं था। अंततः राज्य का विलय कर लिया जाता था, उसके राज्य को यह ब्रिटिश में शामिल कर लेता था। यही हड़प नीति का शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों का बन सकता है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, अगर भारत की लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन नंबर 1 सिंधु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यांगत्सी और ऑप्शन नंबर डी हुआंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यांगत्सी। ठीक, यांगत्सी नदी है और यह लंबी कितना है, यह इसका जो बहाव का क्षेत्र है वह 8,915 मील से या 6300 किलोमीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। मतलब एशिया महाद्वीप की तो यह पहली लंबी नदी है, लेकिन पूरे महाद्वीप में अगर बात की जाए तो यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। और नील और अमेजन का क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान, मतलब प्रथम पे नील या अमेजन प्रथम द्वितीय पे है और तीसरे पे यह है। और भारत की पूछे तो गंगा है जो जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इन सब के बारे में आप लोग जानिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 12, बृहद ज्वार। क्या, बृहद ज्वार, बृहद माने आप लोग सुने होंगे बड़ा, तो बृहद ज्वार आता है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो बृहद ज्वार आता है क्यों आता है और कब आता है, क्या कंडीशन हो सकती है। तो आप लोग जानिए कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बृहद ज्वार, ये जो बृहद ज्वार है यह तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। पहला ही क्वेश्चन होगा, सीधे में होते हैं। ठीक, आप लोग अच्छी तरीके से जानिए, उसी एक सीधे स्थिति में होते हैं, इसी स्थिति को युतिवी युत या सिजगी कहते हैं। और दूसरा क्या, एक तो बृहद ज्वार हो गया, एक लघु, बृहद मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। लघु ज्वार क्या होता है, कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और ज्वार आप लोग, अच्छा बृहद और लघु का तो समझ लीजिए आप लोग, बृहद बड़ा और लघु छोटा, लेकिन ज्वार का तात्पर्य नहीं समझे आप। ज्वार होता है कि जो सागरी या समुद्र का जल होता है, ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया को, ऊपर उठकर तल की नीचे की ओर आगे बढ़ने की क्रिया को ज्वार कहलाता है। और इसके लिए सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार है, किंतु चंद्रमा का जो है इसकी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, 13 हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में प्रवेश करने वाले, मतलब भारत में आने वाले, प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी
तलित महासागर में, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर में, और ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है यह भूमध्य सागर चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर मध्य पूर्व इराक, ईरान और अफगानिस्तान तथा हमारे जो पश्चिम साइड देश है जैसे पाकिस्तान होकर भारत तक आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा करते हैं, जिनसे रबी यानी कि गेहूँ की फसल, तिलहन की फसल को व्यापक लाभ पहुंचता है। और इसी वर्षा की दक्षिणी सीमा 21 अंश सेल्सियस 21 अंश उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह जो हमारे लिए होता है फायदेमंद होता है हमारे पश्चिम राज्यों के लिए जो कि पाकिस्तान से लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन हरियाणा और हिमाचल हो गया, इन राज्यों में जो है कि तिलहन विलहन की फसल अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि भारत अवस्थित है। भारत अवस्थित है, स्थित है, तो इसका आंसर केवल इतना है क्वेश्चन कि भारत अवस्थित है। अब क्वेश्चन समझिए आप लोग कि कहना क्या चाहता है कि भारत कहाँ स्थित है या अवस्थित है। तो उसके बारे में आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या दिया है कि अक्षांश 8 अंश 4 डिग्री दक्षिण से 37 अंश 6 डिग्री उत्तर तथा देशांतर से 68 अंश 60 डिग्री पश्चिम से 97 अंश 25 डिग्री पूर्व के मध्य। ऑप्शन नंबर बी अक्षांश 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से तथा 37 अंश 6 डिग्री दक्षिण तथा देशांतर 68.7 पूर्व से और 97 अंश 25 डिग्री पश्चिम के मध्य। तो दोस्तों ऐसा आप चारों विकल्प देख लीजिए। तो इसमें हम लोग सही विकल्प का चयन करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प जो होगा आपके सामने है, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका राइट आंसर होगा। 3 पढ़ लीजिए कि अक्षांश 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से और 37 अंश 6 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 68 अंश 60 डिग्री पूर्व से और 97 अंश 25 डिग्री पूर्व के मध्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ऑप्शन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए जनगणना जो है वह 10-10 साल पे होती है। जैसे 11 में हुई, अब 21 में होनी चाहिए थी लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई। तो क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। कुल आबादी, भारत की जो कुल आबादी है, तो जो 14 साल के नीचे बच्चे हैं कितने परसेंट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। तो दोस्तों कुल आबादी का कितने परसेंट है, 31%। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। यह तो जीके का प्रश्न है, याद होगा तुरंत आप लोगों को, नहीं याद होगा तो कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। साख पत्र दिया जाता है, मतलब साथ कोई मीडिएटर है यानी पत्र का माध्यम है, वह दिया जाता है और किसको दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, इसके बारे में जानिए। तो जो साख पत्र को क्या कहते हैं, एक नाम से और भी जानते हैं जिसे क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। हिसाब के साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, एक आयातकर्ता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी जहाजी कंपनी द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक आयातकर्ता द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का कि जो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में।
बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो देखिए कि जो यूपी है, यूपी में औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है। तो जाहिर सी बात होगा कि औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ होगा? कानपुर में। तो इसका सही आंसर यही होगा, कानपुर। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में, यह सब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 20 क्वेश्चन है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रीय फंड सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा और राजीव गांधी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर। गुन्नार मेडर द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता द्वारा 1968 ईस्वी में लागू की गई थी। अब हम लोग चलते हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे मुन्नों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी को मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत मैप माना जाता है, वह कौन है बालक? खड़े हो जाओ, ऐसा बोलते हैं क्लास में गुरुजी। तो क्या होता है कि जो है कि हमारा इसमें ऑप्शन क्या दिया है? M1। देखिए M1 ऐसा रहेगा, M और छोटा 1 और M और यह 2 छोटा 2। ये जो 1 2 3 लिखा है ये सब छोटे में है, आप लोग बना लीजिएगा, कुछ ऑपरेटर महोदय की कमियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा M3। क्या होगा? M3 द राइट आंसर, M3 होगा। M3 की विशेषता क्या है आप लोग जानते हैं? M3 को मुद्रा मूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। और M3 बराबर होता क्या है? जैसे M3 है यहाँ पे, आप लोग देखिए ध्यान से, जैसे M3 है, देखिए 3 ऐसे बना लीजिए, तो क्या होगा? M1 और प्लस M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है।